और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हमले भले ही थम गए हों, लेकिन टकराव की आंच अब भी तेज है। ट्रंप के अचानक बदले रुख के पीछे क्या है असली वजह, और क्यों दिखाई जा रही है एआई से बनी हमले की तस्वीरें? कैस्पियन सागर से लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट तक नए घटनाक्रमों ने बढ़ा दी है दुनिया की चिंता। क्या कूटनीति कामयाब होगी या पश्चिम एशिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। पिछले कई दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच हमले जरूर रुके हैं, लेकिन तनाव में कोई कमी होती नहीं दिखाई दे रही है। खबर है कि कूटनीति के दरवाजे फिर से खोले जा रहे हैं, लेकिन बयानों के तीर छोड़कर दबाव बनाने की पूरी कोशिश भी जारी है। हाँ, एक सवाल अब भी बना हुआ है कि ईरान पर सबसे बड़े हमले की चेतावनी देकर राष्ट्रपति ट्रंप आखिर शुक्रवार को अचानक पीछे क्यों हट गए। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंटकॉम के कमांडर की हमला रोकने की सिफारिश ने राष्ट्रपति ट्रंप को प्रभावित किया। ब्रैड कूपर का कहना था कि पिछले 2 हफ्तों में जितने हवाई हमले होने थे वे लगभग हो चुके हैं। अब उसी तरह बमबारी जारी रखने से अमेरिका को कोई बड़ा सैन्य फायदा नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले को भले ही रोक दिया हो, लेकिन अमेरिकी सेना द्वारा ईरान को पहुंचाई गई चोट दुनिया को एआई से बनाई गई तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईरान के सबसे बड़े तेल निर्यात केंद्र खार्ग आइलैंड पर हमले की ये तस्वीर जारी की है। तस्वीर में लड़ाकू विमान ऑयल फैसिलिटी पर बमबारी करते दिख रहे हैं। ट्रंप ने इसके साथ स्ट्राइक ऑन खार्ग लिखा। उधर हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण को लेकर अड़ा ईरान यूक्रेन युद्ध के कारण कैस्पियन सी में मार खाने से उसका दर्द छलक आया है। बल्कि ये ऐसी घटना है जिसने यूक्रेन और ईरान युद्ध को जोड़ दिया है। कैस्पियन सागर में एक ईरानी कमर्शियल शिप पर हुए हमले के बाद ईरान और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया है। यूक्रेन का आरोप है कि जहाज रूस को हथियार पहुंचाने जा रहा था। ईरान ने हमले को पूरी तरह गैर कानूनी और अनुचित बताया है। ईरान ने धमकी भरे स्वर में कहा है कि इसका जवाब तो जरूर मिलेगा। इसके अलावा ईरान जंग में अमेरिका से सहयोग के आरोपों में दूसरे यूरोपीय देशों को भी घेर रहा है। ब्रिटेन को चेतावनी देने के बाद अब बुल्गारिया पर निशाना साधा है। ईरान ने बुल्गारिया को अमेरिकी वायुसेना के विमान तैनात करने के फैसले पर कड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अगर बुल्गारिया अपने यहाँ अमेरिकी विमान तैनात करता है तो वो अमेरिका और इजराइल के सैन्य कार्रवाई का साझेदार माना जाएगा। दावा किया कि बुल्गारिया पहले भी ईरान पर हमलों में शामिल अमेरिकी विमानों को सोफिया एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने की अनुमति दे चुका है। इस बीच रणनीतिक रूप से बेहद अहम हॉर्मुज स्ट्रेट में एक तेल टैंकर हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि जहाज समुद्री माइन से टकराया, जिसके बाद उसमें जोरदार धमाका हुआ। वहीं यमन के हूती समूह का सऊदी अरब को लेकर रुख नरम होता नहीं दिखाई दे रहा है। हूती समूह ने कहा कि अगर यमन की नाकेबंदी जारी रही और उसके संसाधनों पर दबाव बनाया गया तो इसका असर सऊदी की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने कहा है कि इजराइल और उसके सहयोगियों के खिलाफ जिहाद और प्रतिरोध ही एकमात्र रास्ता है। यानी आने वाले दिनों में कूटनीति का रास्ता और भी मुश्किल हो सकता है। एसआर तायल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तायल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तायल साहब, पहला सवाल तो यही है कि 2-3 दिन से जो ईरान और अमेरिका के बीच में वहां पर हमले रुके हैं, क्या कुछ संकेत है ये? देखिए, इस समय मुख्य मुद्दा ये है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ है एक तरह से, कि जो भी वहां से शिप्स जाएं वो ईरान को बताकर जाएं, ईरान की परमिशन से जाएं और ईरान के बताए हुए रास्ते पर जाएं। और अमेरिका ये मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये ईरान का जो ये कहना है ये बिल्कुल इलीगल है और इसमें कोई। पर इस समय जो उन्होंने जो शिप्स जो जा रहे थे, ईरान ने हमला किया उन पर, तो अमेरिका ने रिटेलिएशन में हमला किया। 13 दिन तक हमला हुआ। पर देखिए, जो और फिर उसका रूप थोड़ा बदला जब ईरान के साथ हूथी भी आ गए, और हूथियों ने सऊदी अरेबिया पे डायरेक्टली भी मिसाइल दागे। एक शायद रिफाइनरी में वहां आग लगी हुई है। और जो सऊदी अरब का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो जा ही नहीं सकता था तेल, जो रेड सी के द्वारा जाता था, उस पर भी 2-3 उनके जहाजों को पीछे जाना पड़ा। फिर हमने देखा कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान व्हाइट हाउस गए, राष्ट्रपति ट्रंप से मिले 22 जुलाई को।
और उसके बाद ही ये देखा गया कि 3 दिन से अमेरिका ने बंद किया हुआ है अपने हमले, क्योंकि तेल का जो प्राइस है क्रूड ऑयल का वो $100 के ऊपर चला गया है। अमेरिका के जो रिटेल प्राइस $4 के पास पहुंच रही है, और आज से 100 दिन के अंदर नवंबर में यानी कि ये कह सकते हैं कि ईरान के हूती कार्ड के कारण कहीं न कहीं अमेरिका दबाव में आ गया। मैं समझता हूं कि अगर टाइमलाइन देखें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि उसके अलावा तो बड़ी बड़ी बातें ट्रम्प साहब कर रहे थे कि ये कर देंगे और सब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर देंगे। तो अगर ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हुआ तो इसका जो वो पूरा रिटेलिएशन होगा। ईरान ने साफ कहा है कि हमारी एक ही नीति है, आई फॉर एन आई। अगर अमेरिका हमला करेगा तो वो अमेरिका पे तो हमला कर नहीं सकते, तो हमला करेंगे वो सऊदी अरेबिया पे, यूनाइटेड अरब लेकिन अमीरात इस सब के बीच ताज़ा जो अपडेट है उसमें जो ईरान एफिलिएटेड मिलिशिया है इराक के अंदर, वो सऊदी अरबिया पर हमले कर रहा है अभी, तो ये क्या कुछ असर डालेगा? यही है इस समय। देखिए हिजबुल्लाह वगैरह तो खत्म हो गए, लेबनान तो अलग इशू हो गया, पर ईरान के पास अभी अपनी कोई एयरफोर्स मिसाइल तो कुछ है नहीं, पर उसके पास 2 अस्त्र हैं। एक तो हूथी जो यमन में है, और इराक में भी ईरान के समर्थक बहुत अधिक संख्या में हैं। वो भी इराक के अंदर भी अमेरिकन जो भी उनके हैं लोग, उन पर कुर्द्स पर उन पर दबाव डाल सकते हैं, और वहां से सऊदी अरेबिया पर भी डायरेक्टली हमला कर सकते हैं। तो ईरान के पास भी इस समय कुछ है जिससे कि 4 अमेरिकन सोल्जर तो पहले ही मर चुके हैं, और उससे भी प्रेसिडेंट ट्रम्प को बहुत एक चेतावनी मिली है कि अमेरिकन सोल्जर्स भी मरेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस समय ओमान की कुछ लोग, पूरी टीम इस समय तेहरान में है कि किस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। और क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तरफ तो ओमान के कब्जे में है और एक तरफ कब्जे में या उनका कोस्ट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो जंग में एक तरह का ठहराव देखा जा रहा है, इसके पीछे कूटनीति भी चल रही है। दूसरा सवाल यह है सर कि कैस्पियन सी में जिस तरह से वहां पर ईरान के एक शिप पर यूक्रेन ने हमला कर दिया और अब ईरान ने अंजाम भुगतने की धमकी दी है, ये किस तरह का मोड़ ला सकता है इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के जितने पोर्ट्स थे उनको तो ब्लॉकेट किया हुआ है। कल भी एक शिप जो जा रहा था उस पे किया, पर कास्पियन सी के में ईरान डायरेक्टली रशिया के साथ व्यापार कर सकता है, शिप्स उसके जा सकते हैं। तो यूक्रेन ने जो किया है वो अमेरिका के कहने पर किया है, और इस वॉर की ज्योग्राफी को और बढ़ा दिया है। पर मैं नहीं समझता कि ईरान यूक्रेन पर कोई डायरेक्टली हमला करने की स्थिति में है। वो तो रशिया ही करेगा, वहां रशिया ही काफी है यूक्रेन के लिए। ठीक है, पर ये भी एक नया दबाव ईरान के ऊपर कास्पियन सी की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप डालने का प्रयास कर रहे हैं। सर एक सवाल ये है कि ये जो व्यापारिक जहाज़ों पर हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो हूती हमला कर रहा है, ईरान हमले कर रहा है, या अमेरिका की ओर से हमले किए जा रहे हैं, या यूक्रेन ने हमला किया है, और आज इस सब के बीच भारत ने भी यूक्रेन के राजदूत को तलब किया है। जिस तरह से वहाँ पर एक व्यापारिक जहाज़ पर हमला हुआ था उसमें भारतीय सेलर्स उसमें थे, तो ये व्यापारिक जहाज़ों पर या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की जो नीति है, ये नीति कितनी घातक सिद्ध हो सकती है दुनिया के लिए? ये बहुत ही घातक नीति है, बिल्कुल इलीगल है, और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस लॉ ऑफ द सी जो भी रूल बेस्ड ऑर्डर इस दुनिया में चल रहा है उस सब का ये उल्लंघन करती है। और इसमें ईरान ने भी हमले किए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, अमेरिका ने हमले किए हैं, अब यूक्रेन ने भी किए हैं। तो एक बड़ी अराजकता की स्थिति इस समय वेस्ट एशिया में और पूरे उस क्षेत्र में फैल रही है, जो दुनिया के जितना व्यापार हो रहा है उसको प्रभावित कर सकती है, और दुनिया के दूसरे देशों के लिए एक बहुत गलत संदेश जाता है कि इस तरह कोई देश अगर व्यापार को जो समुद्र के द्वारा हो रहा है उसको रोके तो उसका कोई काट नहीं है और दुनिया मिलकर उसको रोक नहीं सकती। तो इसलिए भारत के जो नाविक हैं और सेलर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो दुनिया में सबसे अधिक संख्या में हैं, जो कमर्शियल शिपिंग में हैं, जो मर्चेंट शिपिंग में हैं। इसके वो जहां भी किसी भी देश के जहाज पर अगर हमला हो, चाहे वो व्यापारिक जहाज हो, सिविलियन जहाज हो,
पर कुछ भारतीय नाविक उसमें हमेशा होते हैं, क्योंकि एक बहुत ही एक अच्छा एक रास्ता है भारत के लोगों को कुछ रोजगार का, और बड़ा अच्छा वो काम ठीक है करते सर। हैं, उनका बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। तो इसीलिए भारत ने यूक्रेन के सीडीए को बुलाकर उनको कहा है कि ये आपने बहुत गलत किया। जो भी युद्ध है, युद्ध के जो भी मानदंड हैं, जो मापदंड हैं, जो रूल्स हैं, उसमें आप जो नेवी के शिप्स हैं उन पर हमला करिए। हम्म। जो व्यापारिक है, जो सिविलियन पोत हैं, शिप्स हैं, नौकाएं हैं, उन पर आप बिल्कुल हमला नहीं ठीक कर है सर। सकते। ठीक है सर, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।